यदि सत्यपाल मलिक ने काम अच्छा किया ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा तो फिर वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? राम माधव भी कह रहे दाल में काला है, सत्यपाल मलिक भी कह रहे दाल में काला है। पुलवामा हुआ तो यही गवर्नर थे, यही राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की चूक हुई है। जो सच्ची बात कहेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कहेगा, जो लोगों की मन की बात कहेगा, उसे इस सरकार में जगह नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ तो सिर्फ मन की बात होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी केंद्र सरकार, वो भी जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर पे क्या स्थिति है ये पहले मैंने आपको बयां किया था। उसके बाद गृह मंत्री का 3 दिन का दौरा, 3 दिन तक हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में हैं। लेकिन मैंने उनकी खबरें देखी है न्यूज़ पे, जिस बंदोबस्त में वो घूम रहे हैं वो बंदोबस्त ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हम इस बार जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बात नहीं करेंगे, वहाँ पे जो भय व्याप्त है उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की। और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में कुछ लोगों से बात करते हुए ये आरोप लगाया कि जब भी कश्मीर में जब मैं गवर्नर था तब मेरे पास 2 फाइलें आई थी, 2 फाइलें क्लियर करने के लिए बोला गया था। और अधिकारी जो फाइल लेके मेरे पास आया था उन्होंने कहा कि साहब इस फाइल में बहुत गड़बड़ है, लेकिन यदि आप इसको क्लियर करोगे तो एक फाइल का 150 करोड़ रुपए, इस हिसाब से ये 2 फाइलों का 300 करोड़ रुपए आपको रिश्वत मिलेगी। तब मैंने उस अधिकारी को कहा कि मैं 5 कुर्ते पैजामे लेकर श्रीनगर आया हूँ और 5 कुर्ते पैजामे लेकर ही श्रीनगर जाऊँगा। मैंने दोनों फाइलें तमाम प्रेशर के बाद रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दिया वो डील। उसमें से एक अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का था, जो जम्मू कश्मीर के पेंशनर्स और तमाम लोगों के इंश्योरेंस को लेके काम था। और एक दूसरा काम संघ के एक बड़े व्यक्ति ने, जो संघ के बड़े एक पोस्ट पे है, उसने मुझे कहा, वो भी मैंने रिजेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कही, और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को जगह नहीं होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। आपने फाइलें रिजेक्ट कर दी तो ठीक है, लेकिन फिर सवाल उठता है, यदि इतना नेक इंसान जो संघ की किसी पदाधिकारी द्वारा लाई हुई फाइल को भी रिजेक्ट करता है, और सरकार के गोद में बैठे हुए उद्योगपति अनिल अंबानी की भी फाइल को रिजेक्ट करता है, ऐसे गवर्नर को तो सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे राज्यपाल को तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन फिर मोदी सरकार ने किया क्या? उनको उठा के वहाँ गोवा जैसे राज्य में भेज दिया, जो छोटा राज्य है, और गोवा से भी उठा के उन्होंने मेघालय में भेज दिया, जो मुझे लगता है उनका अपमान है। यदि सत्यपाल मलिक ने काम अच्छा किया ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा तो फिर वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? और यदि वो जम्मू कश्मीर से हटाए जाते हैं तो क्या फिर प्रधानमंत्री जी ने अनिल अंबानी के कंपनी का फाइल रिजेक्ट करने के लिए और किसी संघ के बड़े पदाधिकारी का फाइल रिजेक्ट करने के लिए उनको ये सज़ा दी थी? ये सवाल है, बहुत प्रमुख प्रखरता से आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जवाब मोदी जी ही दे सकते हैं, क्योंकि ये वार्तालाप सत्यपाल मलिक के अनुसार मोदी जी और सत्यपाल मलिक के बीच में हुआ था। उसके बाद संघ के जो बड़े नेता हैं, जो उस समय जम्मू कश्मीर की पूरी रणनीति तय कर रहे थे, राम माधव, हालांकि संघ के नेता का नाम नहीं लिया सत्यपाल मलिक ने, लेकिन राम माधव वर्तमान में अभी गुजरात में है, अपनी लिखी हुई किताब को प्रमोट कर रहे हैं। उसी बीच में वो कूद पड़े और उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं। क्या कोई अधिकारी किसी गवर्नर के पास जाके बोलेगा कि आपको इसमें पैसा मिल रहा है? लेकिन शायद राम माधव को मालूम नहीं है। सत्यपाल मलिक ने बड़ा क्लियरली और बहुत अंडरलाइन करते हुए बिल्कुल साफ गोई से कहा कि अधिकारी ने मुझे ये बताया कि ये दोनों फाइलों में गड़बड़ है, लेकिन दोनों फाइलें क्लियर करने के लिए आपको पैसा भी दिया जाएगा, ऐसी ऑफर भी है।
जनरली ऐसी ऑफर अधिकारियों के द्वारा ही होती है। जब उद्योगपति बड़े होते हैं या जब रिश्वत देने वाला बहुत ताकतवर होता है तो वो अधिकारियों के थ्रू ही ऑपरेट करता है। ये मैंने 30 साल के मेरे दिल्ली के वास्तव्य में देखा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं अधिकारियों के, और यही अधिकारी रिटायरमेंट के बाद उसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन उदाहरण वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री का है कि जब उन्होंने IAS ऑफिसर से VRS लिया तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर के उद्योगपतियों के यहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद उनका महत्व जानते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनको कॉर्पोरेट सेक्टर के उठा के राज्यसभा में लाया उड़ीसा से, और फिर रेल मंत्री बनाया। तो ये अक्सर कई अधिकारी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में रिटायरमेंट के बाद अपनी जगह पाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सही है। शायद राम माधव क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये राम माधव जाने। राम माधव जी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक के टेन्योर में, यानी जब से सत्यपाल मलिक वहाँ गए उस तुरंत उनके पूरे समय में जितने काम हुए हैं, जितने फाइलें क्लियर हुई है और जितनी फाइलें रिजेक्ट हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा आरोप उन्होंने सत्यपाल मलिक पे लगाया कि जो फाइलें क्लियर हो गई उसमें गड़बड़ है, और जो फाइलें रिजेक्ट हो गई ये शायद कहीं नहीं मिलने की वजह से रिजेक्ट हो गई। मतलब पानी कहीं ना कहीं टपक रहा है, दाल में कुछ तो काला है। तो राम माधव भी कह रहे दाल में काला है, सत्यपाल मलिक भी कह रहे दाल में काला है। तो फिर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के ऑफिस में यदि ये स्थितियां हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में हम सुशासन लाने की बात कर कैसे पाते हैं? ये भी सवाल मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से है। सत्यपाल मलिक अगस्त 21, 2018 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने थे। उसके बाद अक्टूबर 2019 में, एक साल बाद ही उन्हें गोवा भेज दिया गया था। उस एक साल में ऐसा क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक को वहाँ से हटाया गया? एक साल में क्या सत्यपाल मलिक की साफ गोई होना, ईमानदार होना, सत्यपाल मलिक का साफ साफ बोलना सरकार के लिए तकलीफ का मामला हो गया था। क्योंकि जब पुलवामा हुआ तो यही गवर्नर थे, यही राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की चूक हुई है। तो क्या साफ गोई से बात करने वाले लोग या ईमानदार लोग इस देश में नहीं चाहिए? नहीं तो राजस्थान, नहीं तो अपने क्षमा करें, हरियाणा में इतने राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है कि भ्रष्टाचार राज्य ढूंढने लगो तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हरियाणा में अशोक खेमका का 57 बार तबादला नहीं होता। जब अशोक खेमका को कांग्रेस सरकार प्रताड़ित करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी होती है, और जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ शासन में होती है वह भी अशोक खेमका के साथ वही बात करती है और कांग्रेस उसके पीछे खड़ी हो जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब दोनों सत्ता में थे तब फिर अशोक खेमका को प्रताड़ित क्यों किया गया। ये बात तो तय है, जो सच्ची बात कहेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कहेगा, जो लोगों की मन की बात कहेगा, उसे इस सरकार में जगह नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ तो सिर्फ मन की बात होती है। और यदि सत्यपाल मलिक सही थे, सत्यपाल मलिक भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे, सत्यपाल मलिक सिर्फ 5 कुर्ते पैजामे की बात करते हैं और वही लेके निकले होंगे, तो फिर सत्यपाल मलिक को वहाँ से भेजा क्यों गया? ऐसे सही सवाल है। राम माधव कहते कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाने के बाद ही राम माधव कहते कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो राम माधव इतने दिनों जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति पे नियंत्रण कर बैठे थे, तो वहाँ पे वो क्या देख रहे थे? क्या भ्रष्टाचार उनकी आंखों के सामने हो रहा था और आंखें मूंद रहे थे? और यदि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था तो फिर सत्यपाल मलिक कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। किसी के पास ड्रग नहीं मिलते, किसी के शरीर में ड्रग नहीं मिलते, फिर भी उसको अरेस्ट करके प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि उसके व्हाट्सएप चैट में कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ तो एक गवर्नर आरोप लगा रहे हैं, और जो वर्तमान में भी गवर्नर है, राज्यपाल है एक राज्य के, ये सरकार का सिस्टम का हिस्सा है। और एक आरएसएस के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर है वो उस गवर्नर पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में फिर ये लोग बाहर क्यों हैं? तो क्या सरकार के लिए भी
दो प्रकार के चश्मे हैं, जिसमें से जात पात धर्म और कौन अपना और कौन पराया है ये देखते हुए एक्शन ली जाती है। जम्मू कश्मीर में यदि ये हो रहा होगा, यदि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के शासन में सरकार अपने उद्योगपतियों के लिए और संघ अपने अधिकारियों द्वारा अपने चहते उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा होगा, तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए जो आंसू बह रहे हैं वो घड़ियाली है क्या? जम्मू कश्मीर के लिए जो विधवा विलाप हो रहा है वो क्या है? जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रद्रोही कौन है ये इस इन्वेस्टिगेशन में ही मालूम पड़ेगा। या तो सत्यपाल मलिक पे कार्रवाई हो, या फिर राम माधव पे कार्रवाई हो, या उन तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई हो जो अधिकारी ये ऑफ़र लेके आया था। ये तमाम बातें जो सरकार को करनी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार इस पे कुछ नहीं कहेगी। सरकार जब देखती है कि वो फंसती है तो फिर नया उत्सव होगा दिवाली का। इस बार इतने लाख दिए जलाए अयोध्या में, इस पे चर्चा होगी। इन आरोप प्रत्यारोप पे कोई देखेगा नहीं, लेकिन आपको देखना है क्योंकि आप भारतीय हैं, आपको इस देश के प्रति प्रेम है। आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में भी अमन रहे। जम्मू कश्मीर में अमन तब हो सकता है जब वहाँ खुशहाली हो। वहाँ खुशी तब हो सकती है जब भ्रष्टाचार से वहाँ मुक्ति मिले। अब तक वहाँ 3 लोगों की 2 रीजनल पार्टियाँ, कांग्रेस लगातार सत्ता में थी, बीच में भाजपा भी सत्ता में थी। भ्रष्टाचार से मुक्ति तो नहीं मिली। जब 35A हटा, 370 हटी, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, सरकारें बर्खास्त हो गई, LG आया, उसके बाद भी गवर्नर की बात तो ये बताती है कि भ्रष्टाचार बरकरार है। तो फिर खुशहाली कहाँ से आएगी? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। मंथन कीजिए, इसमें थोड़ा सा चिंतन कीजिए, ताकि जब आप 30 सेकंड के लिए जब बटन दबाते हैं तो सोच समझ के दबाइएगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिए हिंद वॉइस।